हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। हम सब उनको एक और नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक, कलाकार तथा कला लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जन्म राजस्थान में हुआ। भारतीय साहित्य में अधिक रुचि के कारण आप अपना चिकित्सा व्यवसाय छोड़कर और कला क्षेत्र में पदार्पण किया। 1991 में प्रचलित मालिका चाणक्य से आप विश्व प्रसिद्ध हुए। मृत्युंजय तथा उपनिषद गंगा आपकी प्रसिद्ध निर्मितियां है। आपकी मृत्युंजय मालिका को उत्तम निर्देशन का स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड प्राप्त हुआ है तथा 52 हफ्ते चली उपनिषद गंगा ने भी समाज प्रबोधन में अपना सिंह भाग दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी आपकी मालिका ने भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। मैं विनती करता हूं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी कि वो अपना वक्तव्य दें। नमस्ते भारत। वैसे मैंने संकल्प लिया था कि जब जब पूजनीय मोहन भागवत जी होंगे मैं नहीं बोलूंगा, और ऐसा हुआ सिरोही में। इसलिए कि मेरी अवस्था इस समय एक बकरी की है जहां एक शेर है, और एक हो तो भी शायद मैं थोड़ा साहस करता, दो और हैं साथ में। दत्ता जी को मैं मित्र कहता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं मित्र पर भी भरोसा तो मैं श्री भागवत जी से अनुमति लेके एक दुस्साहस कर रहा हूं, पर ये आखिरी बार कर रहा हूं। आइंदा मैं फंसूंगा नहीं। सात बजे समापन करना है, मैं उसके पहले करूंगा। और चूंकि हम लोगों ने निर्णय किया था कि हम लोग मंथन आपस में संवाद करेंगे, इसलिए ये वक्तव्य मेरा जितना छोटा होगा, हम सबके पास समय होगा कि हम लोग आपस में बात कर सकें। इसलिए मैं अपनी बातें बहुत बिंदुओं में रखूंगा, क्योंकि माननीय तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कह दी है जो मैं कह सकता था। और जब उमंग ने मुझे फोन किया मुंबई की, ये विषय है कि नाटक और सिनेमा में, तो मैंने उमंग से कहा कि उमंग, मुझे शंकराचार्य याद आ रहे हैं। शंकराचार्य से एक विद्वान ने पूछा कि देखिए, जो कुछ कहना हो अपनी बात संक्षेप में कहिए। और शंकराचार्य ने कहा कि मैं अर्धाली में कह देता हूं, बहुत संक्षेप में कह देता हूं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। पर मैं शंकर नहीं हूं, इसलिए मेरी समस्या है। लेकिन क्यों मैंने शंकर का उल्लेख किया? इसलिए कि जब जब विचारों का संघर्ष होता है, मतों का संघर्ष होता है, मैं संघर्ष से ज्यादा उसको संवाद कहता हूं। तब उन परिस्थितियों को जिस प्रकार से देखना चाहिए, उसे देखने का एक भारतीय दृष्टिकोण शंकर के पास था। और एक मिनट में मेरी बात आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूंगा कि शंकर का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा। हम सब सबसे पहली बात कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध मत से संघर्ष किया, कहते हैं जैन मत से संघर्ष किया, शाक्त, कौल, कापालिक मत से संघर्ष किया। लेकिन क्या कभी हम कहते हैं कि उन्होंने
वैदिक मत से भी संघर्ष किया, मीमांसा से संघर्ष किया, संवाद किया। जिसे हम वैदिक या सनातन धर्म कहते हैं, उसमें जो अंधकार छाया था, सबसे पहले टिप्पणी उन्होंने उस पर की है, कणाद पर की है, कपिल पर की है, गौतम के न्याय शास्त्र पर की है। मेरे कहने का मतलब है किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, एक आंतरिक, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द आइडिया, और दूसरा एक्सटर्नल। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस समय सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, इंटरनल की नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह संवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक हम इस पर भी विचार न करें कि हमारी ये स्थिति क्यों आई। क्या सिर्फ अंग्रेज या मुगल शासक के कारण आई, या हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, चूंकि नाट्य की मुझे बात करनी है। विलियम जोन्स 18वीं शताब्दी के अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और ये अनुवाद जर्मन दूसरे विद्वानों के माध्यम से पहुंचता है और गेटे नाम के ड्रामेटिस्ट, पोएट के पास पहुंचता है। और ऐसा कहते हैं लोग कि वो शकुंतला का अनुवाद सर पे लेके नाचने लग गया था, और उसका कहना था कि यदि पृथ्वी और स्वर्ग को एक साथ देखना हो तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद शाकुंतलम पर बहुत सारे अनुवाद हुए, एच.एच. विल्सन ने भी किया। ये बात मैं 18वीं शताब्दी के अंत की कर रहा हूं। अब मैं 2017, सिनेमा में हम कट्टू कहते हैं, 2017, 125 करोड़ के देश में अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग पूरे भारत में कहीं भी हो रहा है? कहीं सुना है आपने? गुजरात में किसी ने सुना कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग 2016 या 2017 में हुआ? किसने रोका? इसलिए कि हमें उसका अभिमान नहीं था। और शकुंतला भी कालिदास की श्रेष्ठ कृति है, ये हम तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक विलियम जोन्स या गेटे ने हमें नहीं बताया। यही स्थिति लगभग उपनिषदों की भी रही कि जब तक दारा शिको उपनिषद 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद नहीं करता है और वो यूरोप नहीं पहुंचते हैं और शोपेनहायर जैसे विद्वानों के हाथ में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम जिस परंपरा के अनुयायी थे वहां भी वो अज्ञात रहा। हम सब जानते हैं कि इतिहास के कालखंड में पहुंचकर संस्कृत नाटक लगभग बंद हो गए थे। कारण सभी जानते हैं, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। और मुझे लगता है तिवारी जी, संस्कृत नाटक के लोप के साथ ही हमारी मूलभूत समस्याओं का प्रारंभ होता है। हम सभी जानते हैं कि रामलीला, नाट्य इमली की रामलीला तुलसीदास जी के पहले छोटे पैमाने पर होती थी, छुपकर होती थी। और तुलसीदास जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़े व्यापक धरातल पर पूरे काशी को ही उसने नाटक का क्षेत्र बना दिया था। और आज कितने प्रकार हैं रामलीला के हम सभी जानते हैं। और अब सिर्फ वो भारत में नहीं, बाली में भी, इंडोनेशिया में भी, थाईलैंड में और अलग अलग देशों में प्रचलित है। 1947 के बाद ऐसा हम लोगों का विश्वास रहा होगा कि संस्कृत की उस खोई हुई नाट्य परंपरा को हम लोग फिर से जीवित करेंगे।